नमस्कार दोस्तों। हम इतिहास लेखन पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम बात करेंगे लियोपोल्ड वॉन रांके की। रांके भी बोलते हैं, रैंक भी बोलते हैं, रैंकियन भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं इनके। नाम में खैर क्या पड़ा है, इनका तो दर्शन बड़ा महत्वपूर्ण था। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा आज? रांके या रैंक व वैज्ञानिक इतिहास लेखन। देखो, ये नाम स्वयं में बहुत कुछ कह रहा है कि रांके ने वैज्ञानिक इतिहास लेखन का आरंभ किया और क्या कुछ किया था, ये सारी बातें आज हम इस लेक्चर में करेंगे, है ना। काफ़ी बड़ा लेक्चर हो सकता है बट करेंगे इसको पूरा। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे हम सबसे पहले इसका परिचय पढ़ेंगे, रांके का परिचय आएगा। फिर रांके का वैज्ञानिक इतिहास लेखन क्या था और इसका दर्शन आएगा। फिर दर्शन के बाद में इनका साहित्य आएगा, इन्होंने क्या क्या लिखा और इनका मूल्यांकन आएगा। ठीक है, ये 4 बिंदुओं पे हम आज इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। स्टार्टिंग करता हूं मैं परिचय से। रांके का एक जनरल इंट्रोडक्शन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इंट्रोडक्शन समझते हैं तभी बाकी की चीज़ें वो ठीक से समझ में आती है। 1795 के अंदर रांके का जन्म होता है जर्मनी के अंदर, सैक्सनी प्रांत में। तो रांके बेसिकली जर्मन व्यक्ति था और स्टार्टिंग में ही आपके एक सभ्रांत परिवार का व्यक्ति था। सभ्रांत का मतलब एक एलिट क्लास का व्यक्ति था और धर्मशास्त्र जैसे विषयों को पढ़ना बड़ा पसंद करता था। ये आपके कई सारे लोगों से बड़ा प्रभावित था। गोथे से प्रभावित था, नेबूर से प्रभावित था, थ्यूसिडाइडिस से प्रभावित था, गिब्बन से प्रभावित था और कई सारे लोगों से, है ना, कांट से प्रभावित था। तो इन सारे लोगों का प्रभाव ये पड़ा कि इसकी दृष्टि भी तार्किक हो गई थी। इसने इतिहास लेखन में एक नया परिवर्तन किया था और वो ये था, इसने जो पूरे इस दर्शन की एक लाइन में अगर व्याख्या की जाए तो इसने ये कहा था कि अतीत को उसी की दृष्टि से देखकर लिखना चाहिए, न कि वर्तमान दृष्टि से। अर्थात इतिहासकार को अतीत की व्याख्या अतीत के समय के अनुसार करनी चाहिए, वर्तमान के समय के अनुसार नहीं करनी चाहिए। इतिहासकार का परम कर्तव्य है कि अतीत को वैसा ही लिखें जैसा अतीत था। इतिहासकार को निर्णायक बनने की आवश्यकता नहीं है, इतिहासकार को मूल्यांकन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मूल्यांकन हमेशा वर्तमान की दृष्टि से होता है और ये इतिहासकार को नहीं करना है। इतिहासकार को अतीत जैसा था अतीत की दृष्टि से देखकर लिखना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे 1920 के अंदर 20 से 22 को गांधी जी ने चोरी चोरा कांड के बाद में आपके असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब आपके पास समीक्षा के या अतीत को लिखने के 2 पैमाने। यहां तो आप उस समय की परिस्थितियों को देखकर और बात लिखो, या आप अब बैठे 2024-25 को देख के लिखो। 24-25 की दृष्टि से देख के अगर आप 1920 का इतिहास लिखोगे ना, तो उसके साथ न्याय नहीं होगा। ऐसा रांके कहता था। रांके कहता था कि 1920 की घटना को 1920 के, अच्छा हालांकि रांके 1920 से पहले ही चले गए थे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। ये तो जिस समय जो घटना घटित हुई थी उसको उसी समय की परिस्थितियों के अनुसार लिखना चाहिए, न कि आज की दृष्टिकोण से उसकी व्याख्या करनी चाहिए। इसलिए कहा कि इतिहासकार को अतीत लिखना चाहिए, जैसा था वैसा लिखना चाहिए। इतिहासकार को जज नहीं बनना चाहिए, निर्णय नहीं करने चाहिए, मूल्यांकन नहीं करना चाहिए।
ये रांके का इस इतिहास में योगदान था। रांके का इस इतिहास में दूसरा क्या योगदान था? रांके कहता है कि प्राथमिक स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। जब भी इतिहास लिखा जाए, प्राइमरी सोर्स क्या कहते हैं? रांके खुद अभिलेखागार में रहता था और उसने अभिलेखागार के अंदर डायरी, उस समय की डायरियां थी, उस समय के पत्र लेखन होते थे। जो प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं? प्राथमिक स्रोत वो होते हैं कि जिस राजा के समय जो इतिहास की बातें थी वो प्राथमिक स्रोत है। जैसे समुद्रगुप्त के अंदर प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी तो वो उसकी उस समय का वो प्राथमिक स्रोत है। तो जिस राजा के काल में जो साहित्य लिखा जाता है उसके काल में लिखा जाता है वो प्राइमरी सोर्स कहलाता है। मैं आपको प्राइमरी सोर्स दर्शन में पढ़ाया और दोबारा फिर पढ़ाऊंगा आगे। रांके प्राथमिक स्रोतों पर बात करता है। रांके कहता है इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता, सिर्फ विश्व इतिहास ही लिखा जा सकता है। रांके वस्तुनिष्ठता पे बात करता था कि किसी की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए, आप वो लिखिए जो सच है। रांके वैज्ञानिक इतिहास लेखन पे बात करता था। रांके हर तथ्य की पुष्टि पर बात करता था कि कोई भी तथ्य इतिहास में लिखो उसकी पुष्टि करके लिखो। रांके कहता था कि तथ्यों के साथ आप ईमानदारी बरतिए, ईश्वर व्याख्या के साथ अपने आप ईमानदारी बरतेगा। रांके ने क्या खूबसूरत पंक्ति कही थी। रांके ने कहा था कि मैंने तुलना करके देख ली, प्रेम और तथ्य में तथ्य सुंदर है, सत्य सुंदर है। मैं सत्य के साथ जाऊंगा और मेरी व्याख्या में कहीं पर भी मैं कल्पनाओं को स्थान नहीं दूंगा, मैं सिर्फ तथ्य पे बात करूंगा। तो रांके कंप्लीटली तथ्य पे बात करता है, रांके वैज्ञानिकता पे बात करता है, रांके प्रमाणों पे बात करता है और रांके जो है वो आपके आलोचनात्मक दृष्टिकोण पे बात करता है। इसलिए रांके को इतिहास में अलग से स्थान दिया जाता है। बर्लिन क्रांति थी पूरी। बर्लिन क्रांति नेबुर और रांके से शुरू होती है। नेबुर को भी अपना गुरु मानता था रांके। इन लोगों ने इतिहास में आने वाली 3 कमियों को दूर किया था। कौन सी कमियां थी उस पर भी आगे बात करेंगे। तो ऐसे थे रांके, ये अपन इसके दर्शन में देखेंगे जो अभी मैंने बातें की। फिर देखेंगे इन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी, ये रटने वाला मैटर है, वो भी हम देखेंगे। और लास्ट में लिखेंगे कि रांके पर कैसे कैसे इल्जाम लगाए गए, रांके की आलोचनाएं की गई थी, खतरनाक तरीके की आलोचना की थी। जेपी गूच को छोड़ के EH कार से लेके JW थॉमसन से लेके मोस्टली सारों ने इसकी आलोचना की थी और जबरदस्त तरीके से आलोचना की थी। तो रांके बड़ा, इसी इतिहास दर्शन में जब मैं पढ़ता हूँ तो, और जब मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी थी तो मैंने एक प्रश्न तैयार किया था कि अगर मुझे ये पूछा जाता है ना इंटरव्यू में कि आपको फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री में, हिस्टोरियोग्राफी में कौन सा व्यक्ति सबसे अधिक प्रभावित करता है, तो मैं लियोपोल्ड वॉन रांके की सोच के गया था, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं खैर। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प व्यक्तित्व था, है ना। इनके बड़ा बदसूरत व्यक्ति था ये, इतना स्मार्ट नहीं था ये, लेकिन बर्लिन यूनिवर्सिटी में जो उसने भाषण दिए, उस भाषण के बाद सारे लोग फैन हो गए थे इसके, और वहीं से बर्लिन क्रांति स्टार्ट हो गई थी। सेमिनार करता था। सेमिनारों की परंपरा जर्मनी के अंदर नहीं बल्कि बर्लिन यूनिवर्सिटी में इसी व्यक्ति ने शुरू करी थी। सेमिनार्स में अपने स्टूडेंट्स को बुलाता था, सारे लोग अपने बात रखते थे वहां पे फैक्ट सहित, फिर उसकी व्याख्याएं होती थी, तथ्यों की प्रमाणिकता की जाती थी। ये सेमिनार सिस्टम, इसकी देन थी बर्लिन यूनिवर्सिटी के अंदर। हालांकि जर्मनी में गोटीगोन में पहले से शुरू हो चुके थे, लेकिन बर्लिन यूनिवर्सिटी में सेमिनारों का जनक रांके को कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्तित्व थे रांके। और अभिलेखागारों में प्राथमिक स्रोत पढ़ना, डायरियां पढ़ना, समकालिक शासकों के बारे में जानने की जिज्ञासा रखना। और खास बात देखिए, कोई भी पुस्तक होती थी ना, पुस्तक के अंदर जो बात लिखी उसके नीचे फुट नोट डालते थे। ये फुट नोट का सिस्टम वहीं से शुरू हुआ था कि जैसे मान लो आप देखते हो ना, कई बार एक पैराग्राफ आ गया, पैराग्राफ था 2 नंबर, फिर नीचे फुट नोट होता है 2 नंबर में क्या लिखा है कि ये मैंने यहाँ से लिया है। ये फुट नोट की परंपरा शुरुआत रांके ने करी थी। ये वहां से रांके कहता है कि जहां से जिस स्रोत का आपने उपयोग किया है वो पृष्ठ के नीचे के भाग उस स्रोत का नाम लिख लो आप। इससे क्या होता है कि आपके ग्रंथ की प्रमाणिकता और बढ़ जाती है। ऐसे थे रांके। तो ये एक ऐसा चरित्र है जिसको मैं सबसे अधिक पसंद करता हूँ पूरे इतिहास दर्शन के अंदर। तो उसको हम आज पढ़ेंगे और इनका वैज्ञानिक इतिहास लेखन को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मजबूरी है हमारी सामान्य परिचय की, वो थोड़ी कर लेते हैं। 1795 जर्मनी के एक सम्भ्रात परिवार में
जीवन के 85 वर्ष की जब इसने अवस्था ली, उस समय इसने विश्व इतिहास लिखा, यूनिवर्सल हिस्ट्री। 6 जिल्दों में लिखी। 7वीं जिल्द इसके शिष्य डीवी ने पूरी करी, ये पूरी नहीं कर पाया, उससे पहले इसकी मृत्यु हो गई थी। लिप्जिंग हम पढ़ते हैं, मानो पहली मनोवैज्ञानिक लैब के रूप में इसको जाना जाता है। लिप्जिंग में विश्वविद्यालय में पढ़े धर्मशास्त्र व भाषा विज्ञान में विशेष रुचि थी। आप निम्न व्यक्तित्व से प्रभावित थे। निम्न व्यक्तित्व से प्रभावित थे। कौन से लोग थे? हम रांके से प्रभावित थे। रांके किससे प्रभावित था, ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि आप जिससे प्रभावित थे वो किससे प्रभावित है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। रांके किससे प्रभावित था? क्रिटिक्स ऑफ प्योर रीजन पुस्तक कांट से प्रभावित था। ये एड्रेस टू जर्मन नेशन उस व्यक्ति से प्रभावित था। ये फिक्टे से, गोथे से, है ना, नेबूर से, थ्यूसिडाइडिस से, गिब्बन से, चार्ल्स प्रथम से, ऐसे लोगों से ये प्रभावित था। तो डेफिनेटली इसकी अप्रोच किस लेवल की होगी, देखिए। कांट की पुस्तक क्रिटिक्स ऑफ प्योर रीजन और फिक्टे की किताब एड्रेस टू द जर्मन नेशन। दोनों से प्रभावित था, हालांकि कईयों से था, मैं सभी के नाम लिखूंगा। तो कांट की पुस्तक, फिक्टे की पुस्तक, और भी कई सारे लोग जैसे गोथे का प्रशंसक था, तो लूथर का पाठक था, लूथर का पाठक था, ठीक है। थ्यूसिडाइडिस फिच व नेबूर को गुरु मानता था। ये 3 गुरु थे इसके। नेबूर का चित्र अपनी लाइब्रेरी में रखता था, है ना, अपने कक्ष में रखता था। अपने कक्ष में रखता था।
ठीक है, नेबूर का चित्र अपने कक्ष में रखता था। गिब्बन की रचनाओं को श्रेष्ठ मानता था। गिब्बन ने पुस्तक लिखी थी डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ जर्मन एम्पायर, उसको सर्वश्रेष्ठ कृति मानता था। ठीक है, ये भी हम लिखेंगे 5वें नंबर पे। इन लोगों से इतना प्रभावित था, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। डिक्लाइन एंड फॉल, क्षय और पतन ऑफ रोमन एम्पायर किसकी पुस्तक है? गिब्बन की है। ग्रंथ को श्रेष्ठ रचना मानता था। ठीक है, चार्ल्स प्रथम को पिता से भी ऊपर मानता था, शासक था, ये भी यहां लिख लेते हैं। चार्ल्स प्रथम को पिता से भी ऊपर मानता। ठीक है, तो ये सारे ऐसे तत्व थे जिनसे ये प्रभावित था। कौन? रांके प्रभावित था। संभ्रांत परिवार में 1795 में जन्म हुआ था। लिप्जिंग विश्वविद्यालय में पढ़ा, धर्मशास्त्र और भाषा विज्ञान में रुचि थी और इन सारे लोगों से गजब तरीके से प्रभावित था। ठीक है, मैंने सारी बातें हैं वो बता दी और इन्हीं कारणों से इसको आधुनिक इतिहास लेखन का कोलंबस कहा जाता है। ठीक है ना, तो आप इसको भी यहाँ लिख सकते हैं, आप इसको इसके कोष्टक में भी लिख सकते हैं कि आधुनिक इतिहास लेखन का कोलंबस। यूं ही नहीं कहा जाता, लेखन का कोलंबस। कौन? रांके। अब हम आते इनका दर्शन क्या था, बस परिचय इतना ही जानना है हमारे को। ठीक है, अब ये क्या सोचते थे, इनकी फिलॉसफी क्या थी जिन्होंने इनको बाकी इतिहासकारों से अलग किया, इनका वैज्ञानिक इतिहास लेखन क्या था, ये बात हमें इनकी फिलॉसफी से पता चलेगी, वो इतिहास की लिखने की इनकी कला से पता चलेगी। ठीक है, आप इसको लिखिए और नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। रांके का इतिहास लेखन व दर्शन। देखो, इसको मैं शुरू करूं ना, उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि रांके से पहले इतिहास लेखन में 3 बड़ी कमियां थी और इसको रांके और नेबूर ने दूर किया था। नेबूर थोड़े से पहले हुए थे रांके से। रांके का जन्म है 1796 का, 95 का, नेबूर थे 1776 के, लगभग 20 वर्ष नेबूर बड़े थे। उन दोनों ने इन कमियों को दूर किया था, इसलिए बर्लिन क्रांति कही जाती है। क्रांति का मतलब क्या होता है? जब किसी क्षेत्र में बड़े आयाम पे परिवर्तन होते हैं तो उसे क्रांति का नाम दिया जाता है। रांके और नेबूर के कार्य को बर्लिन क्रांति कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इतिहास की 3 बड़ी कमियों को दूर किया था। तो ये बात मैं लिख के फिर लिखूंगा कि इन तीनों कमियों को दूर करने के कारण इनको नेबूर और रांके को, डेनिस नेबूर और रांके को बर्लिन क्रांति कहा जाता है और इन्होंने इतिहास के लेखन में निम्न परिवर्तन किए। फिर हम इनके दर्शन की बातों को लिखेंगे क्योंकि वो तभी हमें समझ में आएगी जब इससे पहले के लेखन की कमियों को हमें वो समझ पाते हैं। ठीक है, तो बात यह कि बर्लिन क्रांति थी क्या। सामान्य सा बिंदु है कि नेबूर व रैंक से पहले
नेबूर व रैंक या रांके लिख लो आप, अपन एक ही नाम बार बार लिखेंगे अब आगे, है ना, रांके ही लिखेंगे। रांके से पहले इतिहास लेखन में तीन मुख्य कमियां थी। ठीक है, इनसे पहले तीन कमियां थी। कौन सी कमियां थी? देखिए, पहली कमी तो यही थी कि इतिहास का जो लेखन किया जा रहा था उसमें प्राथमिक स्रोतों को कोई स्थान नहीं था। दूसरा ये था कि अतीत को भी वर्तमान की दृष्टि से देख के लिखा जा रहा था। ये सबसे बड़ी समस्या थी कि अतीत को आप वर्तमान की दृष्टि से उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। पहली कमी क्या थी? कि समय के साथ विचारों में होते परिवर्तन से पूर्ण अज्ञानता। समय के साथ विचारों में हो रहे परिवर्तन पर पूर्ण अज्ञानता। क्या मतलब है इस बात का? मैं समझाता हूं इस बात का। देखो, मैं आपको बहुत क्लियर शब्दों में और सामान्य शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा कि समय के साथ में क्या होता है, विचार बदल जाते हैं। जैसे आज वर्तमान में जो हम कुरीतियां देखते हैं, एक समय में वो रीतियां थी और अच्छी रीतियों में काउंट होती थी, लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे वो रीतियां रिलेवेंट नहीं रही और वो रीतियां आपके कुरीतियों में कन्वर्ट हो गई। अब आप देखिए, समय के साथ विचार में परिवर्तन हुआ, रीति कुरीति बन गई। अगर आप समय के साथ विचारों में हो रहे परिवर्तन से अज्ञानी हैं तो इतिहास का लेखन ठीक तरीके से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 500-600 ईस्वी में जो घटना घटित हुई, अगर उसको उसी समय की परिप्रेक्ष्य में उसको लिखोगे नहीं तो वो आपको उस समय की कुरीति नजर आएगी। अगर आप उसको आज के समय के परिप्रेक्ष्य में लिखेंगे तो एक कुरीति के रूप में लिखेंगे। अगर आप उसको उसी समय के परिप्रेक्ष्य में लिखेंगे तो आपको लगेगा कि उस समय की ये प्रथा थी और सही प्रथाओं में काउंट होती थी। जैसे मैं आपको बताऊं, राजपूतों में स्पेशली जोहर प्रथा होती थी। क्यों होते थे? क्योंकि जब बाहर से मुस्लिम अटैक हुए तो मुस्लिम अटैक का मोस्टली ये रहता था कि योद्धा के लिए तो वो ठीक था, युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाता, खेत हो जाता था, लेकिन उसके बाद स्त्री और बच्चों के साथ में क्या जुल्म होते थे जिसको एक लेखक लिख भी नहीं सकता था। बच्चों को स्त्रियों के सामने काटा जाता था, बुढ़ी औरतें हैं तो मार दी जाती थी, बलात्कार किए जाते थे, गैंग रेप तो छोटे शब्द भी छोटा उनके सामने, लाश के साथ में भी एक प्रकार से ये शारीरिक शोषण करते थे। इतना दर्दनाक मौतें दी जाती थी। अब उस स्थिति से बचने से पहले ये कहते थे कम से कम इससे अच्छा है कि आग में कूद जाए, और इस वजह से वो जोहर करती थी औरतें। अब उस समय के परिप्रेक्ष्य में वो बहुत ही एक पवित्र और एक सही रीति थी, लेकिन आज वो समय नहीं रहा। आज अगर कोई ऐसी स्थिति करता है तो बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि आज किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद स्त्री के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। अगर अब इसकी मैं व्याख्या, जोहर की व्याख्या, मध्यकाल के जोहर की व्याख्या 2025 में करता हूं तो निश्चित तौर पे मैं समय के साथ विचारों में हो रहे परिवर्तन पर पूर्ण अज्ञानता के साथ लिख रहा हूं। यह बहुत गलत होगा। अगर मैं उसको उसी अनुरूप लिखूंगा कि वो उस समय क्या था तो दिक्कत नहीं। अगर आप वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय के साथ में उस चीज को जोड़ के लिखोगे तो ये मूल्यांकन कहलाता है। और इतिहासकार का काम मूल्यांकन करना या निर्णय करना नहीं है कि वो रीति गलत थी या सही थी। इतिहासकार का काम है कि वो उस समय की घटना को उस समय के विचारों के परिप्रेक्ष्य में जो है वो लिखें। ये आपके नेबूर और रांके से पहले के इतिहास लेखन की सबसे बड़ी समस्या थी जब हम मूल्यांकन करते थे वर्तमान दृष्टिकोण से।
रांके ने ये परंपरा शुरू करी कि जिस काल में घटना घटित हुई है उसी काल की दृष्टि से है वो उसकी व्याख्या की जाए, पहला पॉइंट। उसके बाद में नाबुर और रांके से पहले इतिहास लेखन की दूसरी कमी क्या थी? प्रारंभिक स्रोतों के अनुपलब्धता और स्वीकृत पद्धति सिद्धांतों की कमी। प्राथमिक स्रोतों की अनुपलब्धता तथा पद्धति का अभाव। ठीक है, जिन्होंने बच्चों ने पहले बैच में जो जुलाई 21 का बैच था नोट्स बना रखे, उनको वापस बनाने की जरूरत नहीं, मैं वही तथ्य वापस लिख रहा हूँ, सेम के सेम 21 वाले। ठीक है, कोई एक आधा तथ्य अदर आ जाता तो पता नहीं, बाकी सेम की सेम चीज़ें हैं, बस मैं इनको इस बार थोड़ी सी लैंग्वेज एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तो आपको वापस नए नोट्स बना के समय खराब नहीं करना। हाँ, नहीं बनाया तो फिर अलग बात है। इसका क्या मतलब है? प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं? जिस शासन काल में, इतिहास के जिस काल में उसी समय जो चीज़ें लिखी गई थी वो प्राइमरी सोर्स कहलाते हैं, है ना। जैसे अब मान लो कि कोई दरबारी कवि थे, जैसे आप इसको ऐसे जोड़ सकते हैं कि भाई जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो उस समय का प्राथमिक स्रोत है, मैगस्थनीज की हिंदी का उस समय का प्राथमिक स्रोत है। प्राथमिक स्रोतों के बाद द्वितीयक स्रोत लिखे जाते हैं, है ना। तो प्राथमिक स्रोतों की उस समय अनुपलब्धता थी और स्रोतों के अन्वेषण की पद्धति का अभाव था। मैं बता दूं आपको, रांके ने अभिलेखागारों में वगैरह में प्राथमिक स्रोत ही जुटाए थे और अपने इतिहास लेखन में प्राथमिक स्रोतों को स्थान देने वाला संभवतः ये पहला इतिहासकार था जिसने प्राइमरी सोर्स के बेस पे बातें लिखी थी। वो रात दिन डायरियों का अध्ययन करता था, संग्रहालयों के अंदर, अभिलेखागारों के अंदर वो पत्रों को पढ़ता था और इस तरह से उसने है वो विभिन्न प्रकार के प्राथमिक स्रोतों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया और उसके अन्वेषण की पद्धति जो है विकसित करने का प्रयास किया था। ये दो बड़ी कमियां थी इतिहास लेखन में। और जो तीसरी कमी थी वो थी इतिहास के अध्ययन हेतु संगठन व व्यवस्थापन की कमी। कोई ऐसा संगठन नहीं था इतिहास के अध्ययन हेतु संगठन व व्यवस्थापन की कमी। ठीक है, कोई ऐसा संगठन नहीं था जो इतिहास को समर्पित हो और इन्होंने रांके के नेतृत्व में रांके का स्कूल बना था जिसमें रांके के 30 सदस्य थे। और आपको मैं बता दूं, पर्सिया से लेके जर्मनी से लेके विभिन्न देशों के अंदर स्कूल्स, जर्मन स्कूल्स, पर्शियन स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री, ये सब रांके के सदस्यों ने खोली थी। तो इन्होंने इस प्रकार की कमी को भी दूर किया था। उक्त कमियों को, अब हम आगे क्या लिखेंगे, उक्त कमियों को दूर करने का कार्य नेम्बूर और रांके ने किया था। इस कारण इसे बर्लिन क्रांति कहा जाता है, क्योंकि दोनों बर्लिन से थे, जर्मनी से थे। अब देखो, उक्त कमियों को कैसे दूर किया मैं आगे बताता हूं। दूर करने का श्रेय डेनिश नेबुर व रांके को जाता है। इतिहास में इसे बर्लिन क्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्लिन क्रांति कहा जाता है। अब आप देखिए, बर्लिन क्रांति का समझ गए होंगे मतलब आप, ठीक है। कहा जाता है रांके ने इतिहास लेखन में
क्या परिवर्तन किए, इनका लेखन क्या था, उसको हम आगे के बिंदुओं से समझेंगे। को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। ठीक है। सॉरी। अब हम रांके का दर्शन पढ़ेंगे। नेबूर हमारे सीधे तौर पे कोर्स में है नहीं तो नेबूर को पढ़ लेते। अब इन कमियों को दूर करने हेतु रांके ने क्या क्या किया, क्या कुछ किया कि हम उसको आज वैज्ञानिक इतिहास लेखन के रूप में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, मैंने कुछ बातें तो बोल दी है, अब मैं एक एक बात को वापस समझाते हुए बोलूँगा। पहली चीज़, पहली कमी को दूर किया। इसने इतिहासकार का एक पहला कर्तव्य ये बताया कि अतीत में जैसा होता था उसको उसी की दृष्टि से देखकर इतिहास में उसको स्थान देना चाहिए, न कि इतिहासकार को एक निर्णायक बनना चाहिए, न इतिहासकार को मूल्यांकन करता बनना चाहिए, क्योंकि मूल्यांकन हमेशा वर्तमान विचारों और दृष्टि से प्रभावित होता है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ये इनके दर्शन की पहली बात है। आप इसको लिखिए, मैं अगले पॉइंट पे आ रहा हूं। अब देखिए क्या बात थी, इन्होंने क्या कहा कि इतिहास का कार्य, एक मिनट, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे इतिहासकार का कर्तव्य है कि वह अतीत में जैसा घटित हुआ था वैसा ही इतिहास में लिखें। वैसा ही इतिहास में लिखें। बहुत महत्वपूर्ण कथन है ये परीक्षा में पूछा भी जाता है। वैसा ही लिखें। इतिहासकार को निर्णायक व मूल्यांकन करता नहीं बनना चाहिए। इतिहासकार को निर्णायक व मूल्यांकन करता नहीं बनना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इतिहासकार को निर्णयकर्ता और मूल्यांकनकर्ता नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये धारणाएं वर्तमान विचारों से प्रभावित होती है। मूल्यांकन जब आप कर रहे होते हैं ना, तो वर्तमान विचारों से तुलना करके कर रहे होते हैं, जो कि गलत है। जबकि घटनाएं तात्कालिक विचारों की अभिव्यक्ति होती है। समझ रहे हो ना बात को? मूल्यांकन क्या है? वर्तमान विचारों से प्रभावित होता है, जबकि घटनाएं जो है वो तात्कालिक विचारों की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए इतिहासकार को निर्णायक और मूल्यांकन करता नहीं बनना चाहिए, बल्कि वह अतीत में जैसा घटित हुआ था वैसा ही इतिहास में लिखे। ठीक है, नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मूल्यांकन वर्तमान के विचारों से प्रभावित होता है। मूल्यांकन वर्तमान की दृष्टि से किया जाता है।
जबकि अतीत की घटनाएं तात्कालिक आलोच्य समय में, जिस समय घटना घटित हुई थी उस समय तात्कालिक विचारों की अभिव्यक्ति होती है। तात्कालिक विचारों की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, तो अतीत की जो व्याख्या है उसको अपनी शर्तों के अनुसार ना करके वर्तमान दृष्टि से नहीं करनी चाहिए। ये बेसिकली ऐतिहासिक संबंधवाद है। ठीक है, इसे ऐतिहासिक संबंधवाद कह सकते हो। ये रांके की देन है कि इतिहास की घटनाओं का उल्लेख जो है वो उसी समय के अनुसार करना चाहिए, न कि वर्तमान समय के अनुरूप। ठीक है, अब लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको तो एक लाइन और आप ऐड कर सकते हो कि अर्थात इतिहासकार को अतीत की घटनाओं का विवरण वर्तमान समय के अनुसार नहीं करना चाहिए, अर्थात मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, बल्कि तात्कालिक समय के अनुसार इसकी व्याख्या करनी चाहिए। ये रांके का पहली सीख थी जो उसने इतिहासकारों को दी थी, और सीख से हम उसके दर्शन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसका असल में क्या हुआ था ये बात लिखनी चाहिए इतिहास को, है ना। तो ऐसे लिख सकते हो, असल में क्या हुआ वो लिखना चाहिए। वह लिखना चाहिए। ठीक है, बस इससे ज़्यादा अपने को, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ये हो गया पहली कमी कि समय के साथ विचारों में हो रहे परिवर्तन को समझना चाहिए। दूसरी कमी इसने दूर की प्राथमिक स्रोतों की अनुपलब्धता तथा स्रोतों के अन्वेषण की पद्धति। इसने अपने लेखन के अंदर प्राथमिक स्रोतों का जबरदस्त तरीके से उपयोग किया है, और हर लेखन के हर पेज पर नीचे है वो संदर्भ की व्याख्या की है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो दूसरी कमी को दूर किया है। हम दूसरी कमी यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, तो देखो क्या होगा। प्राथमिक स्रोतों पर बल, प्राथमिक स्रोतों पर का उपयोग अपने लेखन में किया, अपने लेखन में किया। सीधा प्रश्न आता परीक्षा में कि निम्नलिखित में से कौन सा रैंकियन हिस्टोरियोग्राफी से संबंधित कथन सही नहीं है या सही है। 4-5 कथन आते नीचे, 1 2 3 2 3 4 ऐसे आते हैं। ठीक, प्राथमिक स्रोतों का उपयोग अपने लेखन में किया, प्राथमिक स्रोतों का प्रकाशन भी किया, प्राथमिक स्रोतों का प्रकाशन भी किया ताकि अनुपलब्धता ना रहे, का प्रकाशन भी किया, साथ ही हर पृष्ठ पे संदर्भ नीचे लिखा ताकि आगे उसकी समीक्षाएं हो सके, पता तो चले ना लेखक ने कौन सी बात कहाँ से ली है। तो समीक्षा के लिए संदर्भ की आवश्यकता होती है। हमें जो समीक्षा करनी हो तो मुझे क्या पता इसने कौन सी बात कहाँ से ली है। आजकल के लेखक क्या बात तो ले लेते हैं लेकिन नीचे फुट नोट नहीं डालते, पीछे लिस्ट डाल देते कि हमने ये 100 पुस्तकों से लिया है। और हमारे को क्या पता आपने कहाँ से लिया है। अगर आप नीचे फुट नोट डाल देखो कि ये ऐसे लिख लिया, जैसे 14 नंबर ऐसे करके डाल दिया, अब नीचे लिखो ना 14 नंबर का है वो, हमने है वो इस फलाना पुस्तक से लिया है, ताकि हम उस पुस्तक को खोल के इसको पढ़ सके, अच्छे से समीक्षा कर सके।
है ना। ये रैंक के इसमें यही लिखता है, प्रकाशन किया, साथ ही संदर्भ स्रोतों का उल्लेख प्रत्येक पृष्ठ पर करना। संदर्भ स्रोतों का उल्लेख प्रत्येक पृष्ठ पर करना ताकि भावी पीढ़ियों के लिए समीक्षा में आसानी हो। समीक्षा में आसानी हो। देखो, ये एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। जब आप अपना स्रोत बता रही है ना, तो भावी पीढ़ियां उस स्रोत को पढ़ेगी और आपके लिखे हुए पर सवाल खड़ा करेगी, और वो इतिहास को और विशुद्ध करके आगे बढ़ेंगे, इतिहास को परिष्कृत करेंगे। ये दृष्टिकोण आलोचनात्मक दृष्टिकोण कहलाता है इतिहास के अंदर। मैं चाहूं कि मेरी कोई आलोचना ना करे, तो डेफिनेटली मैं अपने आप में कभी सुधार नहीं करूंगा। अगर आप कोई प्रश्न खड़ा करते हैं ना मेरे पे जेन्युइनली, तो मैं देखूंगा कि हाँ, इसमें कमी है, मुझे और परिष्कृत किया जा सकता है, गुंजाइश बन रही है। तो समीक्षा में आसानी हो, यह आलोचनात्मक प्रविधि है, और इसका जनक भी इसको कहा जाता है। यह क्या है? एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। यह आलोचनात्मक दृष्टिकोण है, जिसका जन्मदाता भी रांके को माना जाता है। जाता रांके को माना जाता है। ठीक है। रांके बड़ा इंटरेस्टिंग चरित्र है। आप अच्छे से पढ़ोगे तो बड़ा मजा आने वाला है आपको भी। कब ये 1-1.5 घंटे की क्लास जाएगी पता ही नहीं चलेगा। ये होगी दूसरी बात। अब प्राथमिक स्रोतों का उपयोग हो गया, और अतीत में जैसा हुआ वैसा ही लिखना चाहिए। इतिहासकार को ऐसे कोई जज नहीं बनना चाहिए। तीसरा जो इतिहास दर्शन में इनका जो योगदान था वो ये था वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी जिसे हम कहते हैं। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? एक ही घटना, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक कॉपी चेक करी एक बच्चे की, और उसको मैंने 100 में से 75 नंबर दिए। वह कॉपी 5 लोगों के पास में गई, सभी ने 75 दिए। मतलब ये हुआ ऑब्जेक्टिविटी आ गई, है ना। जब परिणाम जो है वो समान आते हैं तो हम उसको वस्तुनिष्ठता कहते हैं। और यही कारण है कि हमारे जो पेपर होते हैं, जैसे हम ऑब्जेक्टिव पेपर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें स्कोर सभी का वही आना, चाहे 50 कंप्यूटर में चेक करवा दो, स्कोर आपका वही रहने वाला है। सब्जेक्टिविटी के अंदर ऑब्जेक्टिविटी की कमी होती है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है आपके परिणाम समान आना। इसका मतलब ये होता है कि जैसा है वैसा ही लिखा गया। इसे वस्तुनिष्ठता कहते हैं। हालांकि साइंस में वस्तुनिष्ठता संभव है। साइंस में H2O का मतलब जल भारत में है तो अमेरिका में भी है, क्योंकि वहां पे निष्कर्ष ऐसा निकलेगा, दुनिया के किसी भी देश में अगर उसका निष्कर्ष निकलेगा तो वही निकलेगा। साइंस में वस्तुनिष्ठता होती है, इतिहास में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन वस्तुनिष्ठता के हम नजदीक पहुंच सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर आपके वस्तुनिष्ठता को लाने का प्रयास किया गया था रांके के द्वारा। ये विज्ञान के कितना नजदीक था, क्योंकि विज्ञान की एक अहम विशेषता होती वस्तुनिष्ठता, और रांके पहुंचा वस्तुनिष्ठता के निकट। इसलिए रांके के इतिहास लेखन के आगे क्या नाम दिया गया है? इसलिए इनकी इतिहास लेखन के आगे नाम दिया गया आपके क्या? वैज्ञानिक इतिहास लेखन, क्योंकि ये वस्तुनिष्ठता के बहुत नजदीक थे। ठीक है। पूर्ण रूप से तो कभी वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाएगी, लेकिन नजदीक आना अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। ठीक है। वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन पर बल दिया। ठीक है।
इस कारण वैज्ञानिक इतिहासकार कहा जाता है, क्योंकि विज्ञान की भी विशेषता वस्तुनिष्ठता होती है, इतिहासकार कहा जाता है। ठीक है। और वस्तुनिष्ठता के लिए क्या चाहिए होता है? तथ्यों के साथ पूर्ण ईमानदारी बरती जाए, तथ्यों की पुष्टि की जाए, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। तो ये तीसरी विशेषता जो थी वो इनकी ये थी। चौथी विशेषता क्या थी? इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि मैंने तुलनाएं करके देख ली, प्रेम और सत्य की तुलना में सत्य ज़्यादा सुंदर है, इसलिए मैंने सत्य की तरफ जाने की योजना बनाई और मैं मेरे लेखन में कल्पनाओं को कहीं स्थान नहीं दूंगा, क्योंकि कल्पनाएं किसको डिगाती है? वस्तुनिष्ठता को। मैं सिर्फ तथ्यों पे बात करूंगा। ये चौथी विशेषता है, हम यहीं लिख लेते हैं। सत्य व प्रेम की तुलना में सत्य अधिक सुंदर है। सत्य अधिक सुंदर है, इसलिए मैं सत्य की तरफ जाऊंगा। सत्य की तरफ जाऊंगा। इस हेतु मैं मेरे लेखन में यहाँ पे मैं कौन है? रांकी। मैं मेरे लेखन में केवल तथ्य पे बात करूंगा, ताकि वस्तुनिष्ठता बनी रहे, पर ही अडिग रहूंगा। अडिग रहूंगा, कल्पनाओं को कई स्थान नहीं दूंगा। कल्पनाओं को स्थान नहीं दूंगा। ये कथन आता एज इट इज। उसने कहा किसी भी सूरत में कहीं कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है, कोई तथ्य नहीं मिल रहा है, तो फिर भी मैं कल्पना को स्थान कहीं पर भी नहीं दूंगा। जो सत्य है वही लिखूंगा। उसने कहा कि कुछ इतिहासकार भूतकाल के अंदर जो घटनाएं घटित हुई थी उनकी कॉपी कर लेते हैं, कुछ भविष्य के लिए निर्देश दे देते हैं, कुछ तथ्यों का संकलन करते हैं, केवल तथ्यों का संकलन करते हैं। मैं वैसा नहीं करूंगा। ठीक है ना। इस बात को अपन और आगे लिखेंगे, चौथा बिंदु भी पूरा नहीं हुआ, आप इसको लिख लीजिए। अभी ये बात पूरी नहीं हुई। क्या कहा इसने? कुछ ने प्राचीन नकल की, कुछ ने प्राचीन नकल की, कहीं पर भी सवाल नहीं उठाया। कुछ ने भविष्य के निर्देश दे दिए, निर्देश दिए, तो अधिकतर तथ्यों के संकलन में ही रहे। ये इतिहासकारों की बात कर रहा हो, तथ्यों के संकलन में ही रहे। तथ्यों के संकलन में ही रहे। यदि इतिहासकार तथ्य के विषय में ईमानदार है तो ईश्वर व्याख्या अपने आप ठीक कर लेगा। यदि इतिहासकार तथ्य के विषय में ईमानदार है तो ईश्वर, ये ईश्वर प्रधान था। आगे विशेषता में मैं बताऊंगा इनको थोड़ा सा, आगे हम
अर्ध प्रत्यक्षवादिता की बात करने वाले हैं। तो ईश्वर इतिहास लेखन में ईश्वर इतिहास के अर्थ के लिए सावधान रहेंगे। इतिहास लेखन के अर्थ के लिए सावधान रहेंगे। तो मतलब ये था कि हमें क्या करना चाहिए। इन्होंने कहा था कि हमें न तो प्राचीन की नकल करनी चाहिए, है ना। प्राचीन की कोई बात आई है तो उसको प्राथमिक स्रोतों और विभिन्न सारे साक्ष्यों के जरिए कसौटी पर, सत्य की कसौटी पर तोलना चाहिए। हमें निर्णायक और मूल्यांकन करता भी नहीं बनना है, भविष्य के लिए कोई निर्देश भी नहीं देने। हमें कोरा तथ्यों का संकलन करता भी नहीं बनना है। हमें केवल अपने तथ्यों में क्या रखनी है, ईमानदारी रखनी है। ठीक है, फिर व्याख्याएं अपने आप ही ठीक हो जाती है। ये मानना था रांके का। कितनी विशेषताएं हो गई? 4 हो गई। अब हम 5वीं विशेषता पे आते हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है। इन्होंने राजनीतिक इतिहास पर बल दिया था, है ना। आगे हम पुस्तकों के जब नाम पढ़ेंगे तब आप कहोगे कि हाँ, इन्होंने पॉलिटिकल हिस्ट्री ज़्यादा लिखी थी। तो इन्होंने राजनीतिक इतिहास को वर्चस्व दिया था। राजनीतिक इतिहास को वर्चस्व दिया। ठीक है, राजनीतिक रूप से थोड़े रूढ़िवादी भी थे। हम फ्रांस की क्रांति में हमने पढ़ा भी था कि इन्होंने फ्रांस की क्रांति का काफ़ी विरोध किया था। राज्य को एक आध्यात्मिक इकाई मानते थे, है ना। ये बातें मैं चाह रहा हूँ इसी जगह लिख लेता हूँ। राजनीतिक इतिहास को वर्चस्व दिया था। इसमें क्या क्या बातें हो सकती है? देखो, इन्होंने राज्य को क्या माना है? राज्य को एक आध्यात्मिक इकाई माना है। आध्यात्मिक इकाई माना है। स्पिरिचुअलिटी पे काफी विश्वास करते थे। यही इनकी आलोचना का एक कारण बना था। इन्होंने फ्रांस की क्रांति के भी खिलाफ लिखा था। क्योंकि पोप और चर्च के विरुद्ध कोई भी कार्य हुए थे तो वो उनको ठीक नहीं लगते थे। आगे मैं इस पे बात करूंगा। J.W. थॉमसन ने इसी बात पे इनकी आलोचना की थी, के विरुद्ध लिखा। इवन संविधान के भी विरुद्ध लिखा था, है ना। संविधान के भी विरुद्ध लिखा था, संविधान के भी खिलाफ लिखा था। थोड़ा सा धार्मिक थे, ये खिलाफ थे। ठीक है, तो ये एक प्रकार से राजनीतिक रूढ़िवादिता आप इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, राजनीतिक इतिहास को वर्चस्व दिया था, इनकी आलोचना का एक अहम कारण माना जाता है। देवीय शक्तियों और साथ साथ में आपके धर्म को इतिहास में स्थान दिया था। ये बहुत बड़ी बात थी। ये इनकी आलोचना के कारण बता रहा हूं मैं। आगे आलोचना भी होगी इनकी, लेकिन आलोचना हमेशा विशेषताओं की होती है। ठीक है, तो इन्होंने देवीय शक्तियों व धर्म को इतिहास में स्थान दिया था। इनका मानना था कि कोई भी राजनीतिक शक्ति, कोई भी राजनीतिक जीवन, कोई भी राजनेता, राजवंश धर्म से इतर नहीं है, सब धर्म से संचालित है। और इस कारण इतिहास भी धर्म और देवी शक्तियों से संचालित है। इतना वैज्ञानिक होने के बाद में थोड़ी सी ये बात करना अर्ध प्रत्यक्षवादी इतिहासकार होने की पहली निशानी है। इसलिए इनको अर्ध प्रत्यक्षवादी इतिहासकार कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इतिहास में देवीय और धर्म के प्रभाव को वो नकार नहीं पाए। जैसा कि इब्न खालदून नकार चुके थे, वो ये नहीं कर पाए थे। धर्म को इतिहास का कारक माना है, इतिहास में प्रमुख स्थान दिया है, प्रमुख स्थान दिया है। ठीक है, इनके अनुसार राजनीति सदैव धर्म से ही चलती है। राजनीति सदैव धर्म से चलती है, और इस कारण उन्होंने ये बात कही थी, है ना। राजनीति सदैव
धर्म से चलती है, धर्म से चलती है। ठीक है, ये इस कारण ये अर्ध प्रत्यक्षवादी इतिहासकार कहलाते हैं। इस कारण ये प्रत्यक्षवाद पे हम पूरा अलग लेक्चर लेंगे आगे। कांट प्रत्यक्षवादी थे, इतिहासकार कहलाते हैं, इतिहासकार कहलाते हैं। ठीक है, ये इनकी छठी विशेषता है। इनकी सातवीं विशेषता क्या थी? इन्होंने इतिहास में व्यक्ति को महत्व दिया है, व्यक्ति को गजब महत्व दिया है कि इतिहास व्यक्तियों से प्रभावित है। चीनी इतिहास लेखन की तरह नहीं है। चीनी इतिहास लेखन व्यक्ति के स्थान पर समाज को महत्व देता है, जबकि रांके ने व्यक्ति को इतिहास में एक विशेष महत्व दिया है। ये इनकी एक और अहम विशेषता है। इतिहास में व्यक्ति की भूमिका को अहम बताया है, व्यक्ति की भूमिका को अहम माना है। ठीक है, व्यक्ति की भूमिका को नकारा नहीं है, न देवीय भूमिका को नकारा, न धर्म को नकारा, न ही व्यक्ति की भूमिका को नकारा। ऐसे रांके थे। अभी 2-3 बिंदु और रहे हैं। जैसे इन्होंने सेमिनार परंपरा बर्लिन यूनिवर्सिटी में आरंभ करी थी, इन्होंने एविडेंस परंपरा, सोर्स ऑफ एविडेंस परंपरा शुरू करी थी, है ना। ये 2-3 बिंदु और बचे, फिर हमारे दर्शन की बातें पूरी हो जाएगी। ये लिख लीजिए। और अब 8वीं विशेषता पे आइए। साइंस ऑफ एविडेंस का विकास किया। ठीक है, स्रोतों का विज्ञान, ये वापस वो प्राथमिक स्रोत से जुड़ जाता है वैसे, है ना, का विकास किया कि बिना किसी एविडेंस के किसी भी तथ्य को इतिहास में शामिल नहीं करना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। इसके अलावा देखिए, सेमिनार का कंसेप्ट लाया था बर्लिन यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में अवधारणा पहली बार आई थी। लाने का श्रेय रांके को जाता है। रांके को जाता है। 1824 से लेकर 71 के बीच में इनके शिष्य जो है वो बर्लिन यूनिवर्सिटी के अंदर लगातार सेमिनार करते थे। सेमिनारों में विभिन्न विषय बनाए जाते थे और विभिन्न विषय पर तथ्यात्मक रूप से विद एविडेंस लोग अपना रिसर्च पेपर प्रस्तुत करते थे और फिर उन पे वो इतिहास की चर्चाएं होती थी। ये उस तीसरी कमी को पूरा किया गया जिसमें यह कहा गया था कि इतिहास के अध्ययन के लिए कोई संगठन नहीं है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है। हालांकि गोटिनॉन यूनिवर्सिटी में ये सेमिनार सिस्टम पहले से चला आ रहा था। आप ये मत करना कि सेमिनार प्रणाली का जनक रांके था, नहीं, बर्लिन यूनिवर्सिटी में जनक रांके था। गोटिनॉन यूनिवर्सिटी में पहले से चला आ रहा था, तो नेबुर ने कभी शुरू कर दिया था इसका, ठीक है ना, 71 के मध्य। रांके स्कूल के इसमें 30 शिष्य थे, वह अन्य का सेमिनार होता था। आज भी होते हैं सेमिनार, होता था। इसमें पेपर प्रस्तुत किए जाते थे।
तो पहली बार सेमिनार प्रणाली जो बर्लिन यूनिवर्सिटी की थी वो ये लेके आया था। ठीक है, सेमिनार होता था। हालांकि इससे पूर्व गोटिनॉन विश्वविद्यालय में सेमिनार हो ही रहे थे। है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। सेमिनार पहले से चल रहे थे, लेकिन बर्लिन यूनिवर्सिटी में लाने का श्रेय किसको जाता है? रांके को जाता है। सेमिनार में क्या होता था, पर्टिकुलर टॉपिक रखा जाता था, उस पे जो भी रिसर्चर होते थे वो तथ्यों सहित बात करते थे, और यहाँ पर है वो प्रमाणों का पूरा ध्यान रखा जाता था, प्राथमिक स्रोतों का ध्यान रखा जाता था, और समीक्षाओं का ध्यान रखा जाता था, वैज्ञानिक पद्धतियों का ध्यान रखा जाता था। ये सारी चीज़ें जो है उस समय सेमिनार में विशिष्ट तौर पे ध्यान रखी जाती थी। इसके अलावा देखिए और क्या क्या बातें थी। इनको अनुभववादी भी माना जाता है ना। खास बात क्या थी, कोई भी इतिहास नहीं लिखा जा सकता, केवल विश्व इतिहास लिखा जा सकता है। ये बात रांके कहते हैं। रांके कहते हैं कि विश्व इतिहास पे हमें बल देना चाहिए। जीवन के अंतिम समय में 85 वर्ष की अवस्था में उन्होंने यूनिवर्सल हिस्ट्री लिखी थी जाके। ठीक है, कोई भी इतिहास नहीं लिखा जा सकता सिवाय विश्व इतिहास के। सिवाय विश्व इतिहास के। ये बात कौन कहता है? रांके कहता है। ठीक है ना। ये कथन याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है। और अब हमारी विशेषताएं ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, और एक इसमें हम लिख सकते हैं अनुभववादी थे। हालांकि कोई विशिष्ट बात तो नहीं है, फिर भी रांके अनुभववादी थे, है ना, अनुभववादी थे। इस शैली के जनक भी थे, शैली के भी जनक थे। बस शिक्षाओं में हम इतना ही देखेंगे। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये अपने आप में सफिशिएंट है। अब देखो, हमने इसमें 2 पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, परिचय हो गया, दर्शन हो गया। अब हम बात करेंगे रांके के इतिहास लेखन में उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। वैसे तो उन्होंने अनगिनत पुस्तकें लिखी है, परंतु कुछ चुनिंदा पुस्तकों पे हम बात करेंगे, और लास्ट में इनका वर्तमान दृष्टि से मूल्यांकन किया जाएगा। जिन जिन विद्वानों ने किया है उन लोगों का मूल्यांकन देखेंगे, फिर हमारा ये टॉपिक जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो रांके का इतिहास लेखन, इसमें कुछ पुस्तकों के नाम मैं लेके आया हूँ साथ में, है ना। हेडिंग अपन यही दे देते हैं, इतिहास लेखन, रांके की पुस्तकें, है ना, या रांके का लेखन कार्य। रांके का लेखन कार्य, लेखन कार्य। ठीक है, इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं, और उनमें से कुछ चुनिंदा पुस्तकों पे हम बात करेंगे। 1824 में ये पुस्तक पब्लिश होती है, हिस्ट्री ऑफ द लैटिन एंड ट्यूटोनिक नेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। हालांकि कहा जाता है कि अधूरी रही, पूरी तो नहीं हो पाई, लेकिन इस पुस्तक ने उसको यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना दिया। राजा ने सीधा इसको प्रोफेसर बना दिया था। इस पुस्तक को लिखने के दौरान इसने अभिलेखागारों के अंदर प्राथमिक स्रोतों का गजब अध्ययन किया था। इस कारण कहते हैं कि रांके जो है अपना पूरा काम प्राथमिक स्रोतों से करते थे। शुरुआत यहाँ से हो गई थी। दूसरी पुस्तक थी द ऑटोमन एंड द स्पेनिश एम्पायर इन द 16th एंड 17th सेंचुरी।
16वीं और 17वीं शताब्दी के अंदर दक्षिणी यूरोप के जो राजकुमार थे उन पे वो लिखना चाहता था, यूरोप और ओटोमन साम्राज्य के और स्पेनिश साम्राज्य के। और इस क्रम में उसने ये पहली पुस्तक लिखी थी। उसके बाद में उसने सर्बिया का इतिहास लिखा, प्रसा का इतिहास लिखा, है ना, कई सारे देशों का इतिहास लिखा था। इसकी पत्नी ने इंग्लैंड का इतिहास लिखा। तो बहुत सारे इतिहास लिखे गए। तो हम एक एक पुस्तक के बारे में जो जो मेन बातें हैं वो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखूंगा। 1824 में प्रकाशन, यह प्रथम पुस्तक थी। ये रांके की पहली पुस्तक मानी जाती है, हिस्ट्री ऑफ द लैटिन एंड टेउटोनिक। ठीक है, बर्लिन विश्वविद्यालय में इस पुस्तक ने इनको प्रोफेसर बना दिया था। इस पुस्तक के कारण बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। ठीक है, पहली बात। इसके अलावा इसमें अभिलेखागार की सहायता से प्राथमिक स्रोतों का यूज किया था। अभिलेखागार आर्काइव्स में अधिकतम समय गुजारा। प्राथमिक स्रोतों पर बल दिया। ठीक है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अब आती है दूसरी पुस्तक, है ना। अब ये कोई ऐसे क्रम से याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं, वैसे बस याद हो जाए तो ही बढ़िया बात है, नहीं भी होती है तो भी, हालांकि इतनी पुस्तकें पूछते नहीं है इनका, फिर भी कोई एक आधी पुस्तक पूछ ले तो दिक्कत ना हो। दूसरा क्या था, ये दक्षिण यूरोप के राजकुमार और जनता का, ओटोमन एंड स्पेनिश, रांके दक्षिणी यूरोप के राजकुमारों व जनता का इतिहास माला लिखना चाहता था। वह जनता की इतिहास माला लिखना चाहता था और उस क्रम में ये पहली पुस्तक है। लिखना चाहता था, इस क्रम में यह पहली पुस्तक थी। ठीक है, इस क्रम में कई अन्य पुस्तकें भी लिखी गई। अन्य पुस्तकें भी लिखी, जैसे हिस्ट्री ऑफ सर्बिया, लिखी, परसा लिखी, हिस्ट्री ऑफ, क्योंकि इसको बाद में जर्मनी से ये प्रसा आ गए थे, है ना। तो हिस्ट्री ऑफ सर्बिया, हिस्ट्री ऑफ प्रसा, हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। हालांकि ध्यान रखना, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड इसकी पत्नी की पुस्तक है, क्लारा ग्रेवस की, है ना। मैं लिख लेता हूँ कोष्टक में, पत्नी क्लारा ग्रेवस की पुस्तक है ये, इनकी नहीं है। कई बार क्या होता है
ये प्रश्न आता परीक्षा में कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रांके द्वारा रचित नहीं है। फिर आता है कोष्टक में हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, ये इसकी पत्नी क्लारा ग्रेवस की है, इसकी खुद की नहीं है ना। ये सर्बिया, पर्सा और फ्रांस की पुस्तकें इसकी खुद की है। बाकी जो पुस्तक है, ये जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड की जो पुस्तक है, ये इनकी पत्नी क्लारा ग्रेवस की है। पर्सा के बारे में क्या, राजकीय पत्रों के आधार पर लिखी गई पहली पुस्तक थी, है ना। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जो है, ये राजकीय पत्रों के आधार पर लिखी पहली पुस्तक थी। राजकीय पत्रों पर लिखी पहली पुस्तक थी ये। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना इसमें। तो ये ओटोमन एंड स्पेनिश एम्पायर के बारे में लिखना था, और फिर इन्होंने कंप्लीट ये सारा कार्य किया। और उसके बाद में तीसरी किताब आती है हिस्ट्री ऑफ द पॉप। स्वयं प्रोटेस्टेंटवादी था, खास बात देखिए, लेकिन इसमें कैथोलिक धर्म के ऊपर लिखा है और बिल्कुल तटस्थ होकर लिखा है। इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने वही लिखा जो सच में था, है ना। अब जबकि प्रोटेस्टेंट लोग कैथोलिकों से गजब नफरत करते थे, बावजूद इसके इसने उसमें ऐसा कुछ भी पूर्वाग्रह या ऐसा कोई भी पक्षपात नजर नहीं आता। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि स्वयं प्रोटेस्टेंटवादी था, उसके बावजूद कैथोलिक का विवरण बिना किसी भेदभाव के किया है। स्वयं प्रोटेस्टेंटवादी था, परंतु इस ग्रंथ में कैथोलिकों का विवरण बिना किसी पक्षपात के किया है, बिना किसी पक्षपात के किया। ये बहुत बड़ी बात थी, है ना, बिना किसी पक्षपात के किया है। चर्च को महान बताया, कैथोलिक चर्च को महान बताया। और ये पुस्तक वैसे सुधारवादियों के विरुद्ध में थी, एक प्रोटेस्टेंटवाद के खिलाफ चली गई थी ये पुस्तक, है ना। कैथोलिक चर्च को महान बताया, चर्च को महान बताया, और ये ऐसे करते करते सुधारवादियों के खिलाफ चली गई थी। कैथोलिकों की कुछ अधिक प्रशंसा हो गई, तो फिर क्या हुआ कि ये सुधारवादियों के, प्रोटेस्टेंटवादियों के थोड़ी सी खिलाफ चली गई। हिस्ट्री ऑफ द रिफॉर्मेशन इन जर्मनी, ट्रोट्स्की कहता है कि ये सबसे श्रेष्ठ रचना थी रांके की, है ना। तो जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन का इतिहास लिखा है, और इसमें प्रोटेस्टेंटवाद के उदय का वर्णन किया गया है। बिल्कुल पांडुलिपियों के बेस पे पुस्तक लिखी गई है। तो जर्मनी में प्रोटेस्टेंटवाद के विकास का वर्णन किया है, और खास बात क्या थी, पांडुलिपियों के आधार पर लिखी गई है। पांडुलिपियों के आधार पर लिखी गई। और खास बात एक और थी इसमें कि ट्रिस्के ने इस पुस्तक को सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बताया रांके की। ट्रिस्के ने इसे सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बताया है। ठीक है,
अब है अगली पुस्तक यूनिवर्सल हिस्ट्री। मैंने कहा ये सबसे महान पुस्तक मानी जा सकती है। ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल ग्रुप ऑफ नेशंस एंड द ग्रीक्स। इसकी खास बात क्या थी, ये अपनी 85 वर्ष की उम्र में इसने लिखी, 6 भाग मिल गए हैं, और 7वां इसके शिष्य डेवी ने, डव जिसे कहते हैं, ने लिखा ऐसा बताया जाता है। कुछ पुस्तकें इसके 8 भाग भी बताती है। पूरा विश्व इतिहास लिखने का प्रयास हुआ है, और इसने कहा भी था अपनी विशेषताओं में कि कोई भी इतिहास लिखा नहीं जाता सिवाय विश्व इतिहास के। वो यूनिवर्सल हिस्ट्री इसने यहाँ पे लिखी है। तो इसमें 2-3 बातें दिमाग में रखनी है कि इसके 6 जिल्दों में इसने है वो विश्व का इतिहास लिखा है। 85 वर्ष की अवस्था में ये इसकी आखिरी पुस्तक थी। यह विश्वजनीन इतिहास लिखा। ठीक है, इसके 6 भाग स्वयं ने पूरे किए, फिर बीच में मृत्यु होगी। और 7वां भाग इसके शिष्य डव ने किया। डव ने इसकी जीवनी भी लिखी थी, रांके की, है ना। 7वां भाग इसके शिष्य डव ने लिखा। ठीक है, डव ने रांके की जीवनी भी लिखी थी, ये भी ध्यान रखना। डव ने रांके की बायोग्राफी लिखी थी। ठीक है, तो डव रांके के जीवनीकार भी थे। ये 5 पुस्तकें हो गई। कुछ 1-2 पुस्तकें और मुझे ठीक लग रही है, लिख लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं आगे। वेनिस एट द एंड ऑफ 16th सेंचुरी। वेनिस एट द एंड ऑफ सेंचुरी। ठीक है, ये भी इनकी एक पुस्तक है। और इसमें क्या था, ये रोम और फ्लोरेंस की ऐतिहासिक सामग्री इकट्ठी कर लिखी थी। रोम व फ्लोरेंस। और इसकी खास बात क्या थी, इसके अधिकांश स्रोत इसको मिले थे नेबूर की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ रोम से। नेबूर ने हिस्ट्री ऑफ रोम लिखा था। फ्लोरेंस की ऐतिहासिक सामग्री एकत्रित कर यह ग्रंथ लिखा गया। ठीक है, और नेबूर की हिस्ट्री ऑफ रोम का उपयोग हुआ था। नेबूर की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ रोम का उपयोग हुआ इसमें। और इस पुस्तक को पढ़ते वक्त रांके क्या लिखता है कि यह नेबूर का जो साहित्य है, ये किसी भी दृष्टिकोण से कला वर्ग से संबंधित नहीं है, विज्ञान संकाय की तरह लिखा गया है। क्या कहा था रांके ने, यह ग्रंथ विज्ञान की शैली में है, न कि कला की।
है ना। तो रांके के गुरु थे तो डेफिनेटली रांके से कम थोड़ी ना होंगे। ये वेनिस एट द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी, एक ये पुस्तक भी ठीक थी। एक आता है हिस्टोरिकल पत्रिका, ऐतिहासिक पत्रिका। इसमें इन्होंने संविधान वगैरह के जो आलोचनाएं थी, हमने लिखा ना राजनीतिक रूढ़िवादी था, वो मोस्टली सारे पत्र इसमें ही लिखे गए हैं। और इसके प्रधान संपादक, प्रथम संपादक सिब्बल थे, संस्थापक व प्रथम संपादक सिब्बल थे। हालांकि रंग के साथ में थे, लेकिन मेन व्यक्तित्व ये था। दूसरी बात इसमें क्या ध्यान रखनी है, 1823 की फ्रांस की क्रांति के प्रभावों को कम करना भी था इसमें, है ना। तो इसमें कई लेख लिखे गए थे फ्रांस की क्रांति के, क्योंकि फ्रांस की क्रांति सीधे तौर पे चर्च और उसके स्टेट पे अटैक था। और ये रांके का कहीं ना कहीं आपको पता है कि चर्च प्रेम और देवीयता और उसके साथ झुकाव था, उसको थोड़ा सा जच नहीं रहा था। क्रांति के प्रभावों को कम करने हेतु कई लेख लिखे थे। ठीक है, तो इसलिए फ्रांस की क्रांति, उसके संविधान सबका विरोधी था। अब कुछ अन्य पुस्तकों की लिस्ट भी थी मेरे पास में, ये आपसे याद हो तो कर लेना। वैसे इसमें मैंने ये तो लिख लिया, सर्बिया ये भी लिख लिया है, और ये प्रिंसेस एंड पीपल्स ऑफ सदर्न यूरोप, ये इस किताब के साथ में आएगा ना। ये जो हमने लिखा है ना पॉइंट, सॉरी, ये इस पुस्तक के अंदर आप उसको भी सर्बिया एंड पर्सिया लिख सकते हो, राजकुमार, वो भी इस क्रम की पुस्तक है, वो भी साथ में आ जाएगा। और बाकी देखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ जर्मन नेशन नहीं आई, हिस्ट्री ऑफ द लैटिन एंड जर्मन पीपल, हिस्ट्री ऑफ द रोमानिक एंड जर्मन पीपल, ये आ गया। ये किताब बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ये आधुनिक इतिहास पद्धति की नींव इस पुस्तक से पड़ती है। आधुनिक पद्धति की नींव इस पुस्तक से है। और ये उसमें चला गया, सर्बियन चली गई, इंग्लैंड वाली मैंने आपको पहले बता दी, और ये ब्रेंडनबर्ग के ऊपर लिखा गया था, ये भी आपके आ गया साथ में। ठीक है, एनलाइटन एज पे आ गया, सिविल वार एंड मोनार्की इन फ्रांस पे आ गया, और ओरिजिन ऑफ वार एंड रिवोल्यूशन इसमें नहीं है। वैसे ऐसी और कोई किताब आए तो मान लेना इसी की होगी, है ना। कंट्रीब्यूशन टू जर्मन नेशन आ गया, वेटिकन का इतिहास, सप्तवर्षीय युद्ध आ गया। खैर इसमें सारे आ जाएंगे सप्तवर्षीय युद्ध, और फिर भी अपन एक लिख लेते हैं, वेटिकन का इतिहास, और 7 ईयर सप्तवर्षीय युद्ध। बाकी आप है ना इसको रटने की जरूरत नहीं है। देखो, पर्सिया है, मोनार्की सिस्टम है, चर्च है, और विभिन्न राज्यों के इतिहास है, इन पे मोस्टली इसकी सारी पुस्तकें आई हुई हैं। तो थोड़ा सा हिंट पकड़ोगे तो ऑप्शन कहीं न कहीं परीक्षा में मैच कर जाता है। बाकी इतनी पुस्तकें याद रखना वैसे सच में इतना है भी मुश्किल है काम है। अब याद मेरे से होता तो मैं लिख के थोड़ी लाता।
अब आता है लास्ट में इनका मूल्यांकन कैसे किया जाता है, वो देख लेते हैं, फिर हमारा रांके का चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। और हालांकि रांके खुद तो मूल्यांकन के विरुद्ध थे, लेकिन हम मूल्यांकन करेंगे रांके का, क्योंकि हमें परीक्षा पास करनी है। और जब परीक्षा पास करनी होती है तो मूल्यांकन वगैरह सब करने ही पड़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं मूल्यांकन पे। देखो, मूल्यांकन में हम सबसे पहले एक कथन लेंगे आपके थॉमसन का, JW थॉमसन। थॉमसन ने गजब आलोचना की थी इनकी, और क्या आलोचना की थी देखिए। थॉमसन की आलोचना के बिंदु आप है ना ऐसे परिभाषा के रूप में याद करेंगे, उससे अच्छा पॉइंट टू पॉइंट याद करना कि केवल राजनीतिक इतिहास था। ये बात बिल्कुल सही है और आलोचना बनती भी है यहाँ पे, क्योंकि समाज भी रहता है, सब रहते हैं, लेकिन आपने केवल राजनीतिक इतिहास लिखा जिसमें केवल संधियां और राजवंशी थे। ये आलोचना का थॉमसन का बिंदु जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बिंदु है कि राजवंश और संधियों के अलावा आपने इसमें लिखा भी क्या है ना। जनता पे आपने बहुत कम लिखा और मेन यूज किसको किया है, राजनीतिक इतिहास को। ये अपने आप में पहला आलोचना का बिंदु था जो JW थॉमस ने उठाया। दूसरा था कि कागजी स्रोतों पर निर्भरता अधिक रही, लोगों को पूछा ही नहीं कागजी स्रोत कितने सत्य होते हैं, इस पे भरोसा कैसे करें। कागजी स्रोतों पे, प्राथमिक स्रोतों को इन्होंने कागजी स्रोत कहा है, पर निर्भरता अधिक दे दी है ना। व्यक्तिगत इंटरव्यू भी लेने चाहिए थे आपको, जनमानस की बातों को भी सुनना चाहिए था आपको, है ना। अन्य तथ्यों की अवहेलना, अन्य तथ्य वही कि जनमानस का सुनना चाहिए था, मिथकों के भी ऊपर ध्यान देना चाहिए था। आपने इन सारे तथ्यों को दरकिनार करते हुए केवल और केवल कागजी स्रोतों पर ही भरोसा किया है। यह आलोचना का थॉमसन का दूसरा बिंदु था। विज्ञान सम्मत और वस्तुनिष्ठता, ये एक ढोंग था, इसने ऐसा कहा है, क्योंकि प्रसा के मामले में इसने जो है वो कि साम्राज्यवाद का एक वफादार सेवक बताया है ना। ढोंग की जगह यही लिखते हैं कि प्रसा के साम्राज्यवाद का वफादार सेवक बताया। ठीक है, और साथ साथ में आदर्श चर्च व राज्य व चर्च की आदर्शात्मकता को बचाव करने वाला इतिहासकार। और ये सब पैसे लेके कर रहा था, ऐसा थॉमसन बताते हैं इनके ऊपर। साम्राज्यवाद का सेवक, चर्च की आदर्शात्मकता के बचाव का पक्षधर, पूरा इतिहास के इसके इर्द गिर्द ही लिखा है। E.H. कार ने भी गजब आलोचनाएं की है। आलोचनाओं के क्रम में दूसरा नाम आता है E.H. कार का, है ना। कार की आलोचनाएं भी जबरदस्त आलोचनाएं थी। देखो कार ने क्या लिखा, कि रैंक झूठ का दिखावा करने वाला व्यक्ति था, इससे अधिक कुछ नहीं था। रैंक या रांके लिख लो, रांके झूठ का, ये कथन आता है कई बार परीक्षा में कि किसने रैंक को झूठ का दिखावा करने वाला व्यक्ति बताया था, करने वाला व्यक्ति। लियो ने तो और भी ज्यादा आलोचनाएं की थी, व्यक्ति बताया। ठीक है, कार को याद रखना, थॉमसन, कार, और इसके बाद में जीपी गूच ने प्रशंसाएं की थी, और लियो जर्मन इतिहासकार थे।
लियो क्या लिखता है? लियो ने आलोचना कैसे की है कि एक तो मूलर की नकल की, इससे अधिक कुछ नहीं था कि देखो लियो क्या कहते हैं कि एक तो मूलर की नकल और झूठ का दिखावा, काल्पनिकता, काल्पनिकता, और तीसरा कहा था गैर ऐतिहासिक निर्णय, पर्सिलोन पेंटिंग, ये सब आलोचनाएं लियो करता है। और लियो ने क्या कहा था कि ये एक स्त्रियों व नौसिखियों के मनोरंजन के लिए एक पेंटिंग आती है, पेर्सिलिन पेंटिंग, मनोरंजन हेतु हेतु प्रयुक्त होती है। और लियो क्या कहता है कि रांके का इतिहास यही है, पर्सिलिन पेंटिंग से तुलना की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मूलर की नकल थी और कल्पनात्मक बातें की है, गैर ऐतिहासिक विधियां थी, और पर्सिलोन पेंटिंग था इसका साहित्य, इससे अधिक लियो कहता है ये कुछ भी नहीं था। अब इनके जवाब में मूलर ने रांके क्या लिखता है कि ये उस शिक्षक की भड़ास है जो शिक्षक शिक्षा में आई नई विधियों को अपनाने के पक्षधर नहीं है या अपना नहीं सकता, और उसके खिलाफ जो भड़ास निकालता है, इसी प्रकार की ये भड़ास है। हालांकि कुछ भड़ासें बाद में आई थी, लेकिन अपने आलोचना जो उस समय जो समकालिक आलोचनाएं हुई थी, उनके जवाब में भी रांके का स्टेटमेंट ये भड़ास वाला मैं आपको आगे लिखवाऊंगा। उससे पहले आलोचना के एक दो बिंदु और भी है, मैं चाहता हूं कि वो भी लिख लेते हैं, है ना। गूच ने तो प्रशंसाएं की थी और मारविक ने प्रशंसा की थी। बियर्ड ने कहा था कि अत्यंत पक्षपाती इतिहासकार था। बियर्ड क्या कहता है कि रांके अत्यंत पक्षपाती इतिहासकार था। ये कथन परीक्षाओं में आता है, रांके अत्यंत पक्षपाती इतिहासकार था। ठीक है, रांके का जवाब अपन लास्ट में देंगे, उससे पहले ये सब पढ़ लो। और आलोचनाओं के क्रम में एक नाम आता है लास्ट में। ठीक, अब आलोचना नहीं होगी, अब थोड़ी प्रशंसा करवा लेते हैं पासिक मौरविक की, कि रांके आधुनिक इतिहास का जनक था। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि रांके आधुनिक इतिहास का जनक था। रांके आधुनिक इतिहास का जनक था, इतिहास का जनक था। ये थोड़ी प्रशंसाएं भी, और एक प्रशंसा है जीपी गूच की कि उसने आल्प्स को पार किया और यूरोप के इतिहास को नया आयाम दिया, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता, ऐसा जीपी गूच कहते हैं। ठीक है, मौरविक के बाद में अगला नंबर किसका लेते हैं? जीपी गूच का। जीपी गूच, ठीक है। रांके ने आल्प्स को पार किया, पर्वतमाला है को पार कर यूरोप के राजनीतिक विकास को नया आयाम दिया।
ठीक है। और रांके ने आल्प्स को पार कर यूरोप के राजनीतिक विकास को नया आयाम दिया। साथ में गूच क्या कहते हैं, रैंक की स्थिति आधुनिक इतिहासकारों में महान है। रैंक की स्थिति, रैंक क्या रांके लिख लो, एक ही बात है। उसने कहा कि रांके की स्थिति आधुनिक इतिहासकारों में महान है और वर्तमान में या इस समय इस आदर्श स्थिति तक और कोई इतिहासकार पहुंच नहीं पाया। ठीक है, रांके की स्थिति आधुनिक इतिहासकारों में महान है। आधुनिक इतिहासकारों में महान है। आलोच्य समय का कोई भी इतिहासकार बाकियों की तुलना में क्या ठीक है, आलोच्य समय का कोई भी इतिहासकार इस आदर्श स्थिति तक नहीं पहुंच पाया। हालांकि रांके ने भी भूलें की। अब देखो, भूलें तो कौन नहीं करेगा, भूलें तो होती है ना। रांके ने भी भूलें की, बट इस स्थिति तक और कोई पहुंच नहीं पाया। भूलें की वो भी स्वीकार्य नहीं थी। बल्कि निषेधात्मक थी। जैसे देवीय योजना वाली। ठीक है, मगर अन्य से श्रेष्ठ था। मगर अन्य से श्रेष्ठ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जीपी गूच का जो मामला है ना, कि रांके की भूलें स्वीकार्य नहीं थी बल्कि निषेधात्मक थी, और आल्प्स पार करके ये स्टेटमेंट और आधुनिक इतिहासकारों में महान, ये स्टेटमेंट बड़ा संतुलित सा स्टेटमेंट है जीपी गूच का, ये थोड़ा ध्यान रखना। और एक नोट करके आप आलोचना के बारे में, रांके ने खुद ने क्या कहा था कि यह उस शिक्षक की बढ़ास के समान है बढ़ास के समान है जो शिक्षा पद्धति के नवाचार अपना नहीं सकता। क्या होता है ना, जब कोई विद्यालय कॉलेज में नई शिक्षा नीति वगैरह आती है, तो हम जब उसको फॉलो नहीं कर पाते तो हम उसकी आलोचना करते हैं। बस वो बात ही कह रहा था। बड़ा समय जो शिक्षा पद्धति के नवाचार अपना नहीं सकता। एक ही कथन में रांके ने अपने सारे आलोचकों को जवाब दे दिया। हालांकि उस समय कितने आलोचक थे ये बाद की बात है, लेकिन हालांकि रांके के समय भी रांके की आलोचना तो है वो हो ही रही थी। तो ये एक प्रकार से मूल्यांकन था रांके का, है ना, जो गूच का आ गया। और ऑलमोस्ट सारी बातें जो एक स्टूडेंट को ध्यान में रखनी थी वो मैंने मोटी मोटी बता दी। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये पूरा हो जाता है रैंक का वैज्ञानिक इतिहास। अब नेक्स्ट क्लास में हम मार्क्सवादी और जो भारतीय इतिहास लेखन और जो आधुनिक इतिहास लेखन की पद्धतियाँ हैं वो पढ़ेंगे, और हमारी ग्रीक, रोमन, चाइनीज, जूडो क्रिश्चियन और इस्लामिक इतिहास लेखन ये सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।